जी वेलकम। एक दफ़ा फिर आपको मैं वेलकम करता हूँ आपके अपने प्रोग्राम वेल्थ टॉक में। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नई एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। बात हमेशा मेरे प्रोग्राम में, जैसे कि वेल्थ टॉक इसका नाम है, फिनेंसिस की, इन्वेस्टमेंट्स की, इंश्योरेंसेस की, एंड हाउ कैन वी मेक श्योर कि हमारा आने वाला दिन, आने वाला फ्यूचर जो है, हमारा जो फ्यूचर है, जो हमारी आने वाले साल हैं, वो फिनेंशियली बेहतर हो सकें। हमेशा ये कहता रहता हूँ कि ऑल दो हेल्थ इज़ अ वेल्थ, लेकिन चक्कर ये है कि फिनेंशियल वेल्थ जो है ना, अगर फिनेंशियल कंडीशन हेल्दी नहीं है तो आपकी दूसरी हेल्थ भी बिगड़ जाती है। और इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को फिनेंशियल साइड पे स्ट्रॉन्ग करें। स्ट्रॉन्ग होने के लिए हमें फिनेंशियल डिसीजन करने हैं, और डिसीजंस करने के लिए हमारे पास उसकी प्रॉपर नॉलेज होने की ज़रूरत है। और यही इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज का यही मेरा मिशन है कि 28 ईयर्स के इस कैरियर में जो कुछ सीखा वो अपनी कम्युनिटी को मैं शेयर कर सकूं। बहुत सी चीज़ें आपको पहले से पता है, उनको रिमाइंडर समझ लीजिए, और जो चीज़ कोई नई पता चलती है वो आपका डेफिनेटली एक एडिशन है। क्योंकि कहते हैं कि जो इल्म है वो शेयर करने से बढ़ता है। और बिल्कुल ये बात सही है। मैं एग्ज़ाम्पल, अगर मैं उसकी ऐसे ही जेहन में आ रही थी तो अगर मैं दूं, तो मान लीजिए मेरे पास $5 हैं और मैं $2 किसी को देता हूँ, तो मेरे पास रह गए 3, दूसरे के पास चले गए $2। लेकिन अगर मेरे पास 5 आइडियाज़ हैं और दूसरे के पास 2 आइडियाज़ हैं, तो अगर वो 2 आइडियाज़ मुझे देता है और मैं अपने 5 आइडियाज़ उसको दे देता हूँ, तो मेरे पास भी 7 आइडियाज़ हैं, अब उसके पास भी 7 आइडियाज़ हैं। तो अगर समझें तो 14 आइडियाज़ वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करके इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाया जा सकता है। और बस यही कोशिश कि हम मिलजुल के एक दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर करें, और बांटने से बरकत पड़ती है। जो कुछ आता है, जो कुछ अपने से ज़्यादा काबिल लोगों से सीखा, वो शेयर करने की एक कोशिश है इस वेल्थ टॉक प्रोग्राम में। और आज जिस चीज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, वो बेसिकली 2 क्वेश्चंस हैं जिसका मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। और आप सबको पता है कि मेरा ताल्लुक़, आई एम ए फाइनेंशियल प्लानर, लेकिन इससे पहले मेरी जो असल बैकग्राउंड है, आई बिन एन अंडर राइटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अंडर राइटर बेसिकली डेटा एनालिस्ट ही होता है, डेटा को एनालाइज करता है और उस बेस पे इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंसेस के डिसीजन किए जाते हैं। तो दैट मीन्स मेरी ट्रेनिंग और मैं डिपेंड करता हूँ हैवीली डेटा के ऊपर। तो जो बात मैं बताता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि वो क्रेडिबल सोर्स के साथ, डेटा के साथ हो, ताकि अगर कल को मैं उसको किसी के आगे मुझे प्रूव करना पड़े तो मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हों। और हमेशा कोशिश है कि जो शेयर किया जाए उसकी डिटेल्स, बैकग्राउंड मेरे पास हो। क्वेश्चन जो 2 आज मैं डिस्कस करूँगा, एक तो अक्सर मुझे ये पूछा जाता है कि इंश्योरेंस कंपनीज वर्सेस बैंक्स, इज़ इट सेफ टू इन्वेस्ट विद द इंश्योरेंस कंपनीज वर्सेस बैंक्स। जिस तरह ओवरऑल मार्केट में नज़र आता है, बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े बोर्ड्स, बड़ी बड़ी ब्रांचेस, और ख़्याल ये होता है कि जी बैंक्स जो हैं वो शायद बहुत मज़बूत हैं एज़ कम्पेयर टू इंश्योरेंस इंडस्ट्री या इंश्योरेंस कंपनी। तो सीइंग इज़ बिलीविंग वाली बात हो जाती है। एपरेंटली एक हर इंटरसेक्शन पे या हर दूसरे तीसरे चौथे इंटरसेक्शन पे आपको कोई ना कोई बैंक नज़र आता है जब आप ड्राइव करते हैं सिटी में। इंश्योरेंस कंपनीज इस तरह नहीं हैं। तो यही एक
साइकोलॉजिकली फीलिंग आती है कि बैंक इज़ स्ट्रॉन्गर देन इंश्योरेंस कंपनी। फिर हम अपनी वहाँ पे डे टू डे बैंकिंग करते हैं, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं। तो हमारा लेन देन, हमारा इंटरेक्शन, हमारी डिपेंडेबिलिटी जो है वो बैंक्स पे ज़्यादा है। तो इस वजह से यकीनी तौर पे हमें ऐसे लगता है कि शायद बैंक्स जो हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज़ के कंपैरिजन में दे आर मच स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर दैन द इंश्योरेंस कंपनीज। इज़ इट राइट? आप हैरान होंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरीली द केस। बाज़ औक़ात, अक्सर औक़ात बैक एंड पे ये अक्सर इकट्ठे ही हैं। किसी एक बैंक का नाम लेना मुनासिब नहीं है। आपको बहुत सारे बैंक्स के बारे में पता है कि वो बैंक्स भी हैं, वो इंश्योरेंस कंपनीज़ भी हैं। तो कहीं ना कहीं आके ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बैक एंड पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन भी बन जाते हैं, ऐसी भी सूरत हाल है। लेकिन अगर इस बात को भी 2 मिनट के लिए हम छोड़ दें कि शायद वो इंश्योरेंस कंपनी अच्छी है जो जिसके बैक एंड पे या जो जिसके पैरेलल एक बैंक है या वो उस बैंक से बिलोंग करती है, नहीं। बात हम लेट्स डिस्कस कि क्या इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इक्वली स्ट्रॉन्ग है या बेटर है, क्या बेटर है बैंक से। इनमें से दोनों सूरत हाल में से कौन सी सूरत हाल एक्चुअली करेक्ट है। तो मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने रखने लगा हूँ जो आपको क्लियर करेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा इंस्टीट्यूशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं किसी एक पर्टिकुलर बैंक की बात या एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं 2 इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर फिनेंशियल इंडस्ट्री में 2 इंस्टीट्यूशन हैं, एक को हम बैंक कहें, बेशुमार बैंक जितने भी आपको ज़हन में है सबको रख लीजिए, दूसरी साइड पे जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनको दूसरी साइड पे रख लें और सोचें दोनों में से कौन सी ऐसा ग्रुप कह लें चले वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुमकिन हो सकता है कि छोटा बैंक हो तो वीक हो, बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और इसके बरक्स छोटी कंपनी हो इंश्योरेंस की तो वो वीक हो, बहुत बड़ा बैंक हो तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ऑन अ वन कंपैरिजन मे बी हम स्ट्रॉन्ग इंश्योरेंस कंपनी या वीक इंश्योरेंस कंपनी या स्ट्रॉन्ग बैंक और अ वीक बैंक ढूंढ लें। बट आई एम टॉकिंग अबाउट एक ओवरऑल, मान लीजिए 100, 200, 1000, 2000 बैंक्स, फ्यू हंड्रेड और 1000 इंश्योरेंस कंपनीज, और दोनों को कंपेयर करें तो विच ग्रुप इज़ स्ट्रॉन्गर देन द अदर। वो एक आपको आइडिया देने के लिए, इस वजह से कि बहुत से हमारे बहन भाई RRSPs में, RESPs में, TFSA में और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स में उन्हें ये डिसीजन करना पड़ता है कि शुड वी गो एंड इन्वेस्ट विद इंश्योरेंस कंपनी और अ बैंक। तो उसमें क्राइटेरिया में तो बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, लेकिन एक क्राइटेरिया जब हम बनाते हैं तो उसमें एक चीज़ ये भी आती है कि विच ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन इज़ स्ट्रॉन्गर दैन द अदर, बिकॉज it is naturally important to consider this as well, because ज़ाहिरी बात है कि अगर आप एक वीक ऑर्गेनाइजेशन में अपना पैसा, अपनी सारी ज़िंदगी की सेविंग, जमा पूंजी डालते जाएंगे तो इट कुड बी रिस्की। सेफर इज़ टू इन्वेस्ट विद द स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन और जिसकी बैकिंग लीगली स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें इन्वेस्ट करना ही सेंस बनती है। तो इसलिए हमें ये समझना जो है ना वाकई ज़रूरी है कि असल में इंश्योरेंस है या बैंकिंग, दोनों में से कौन सा ग्रुप एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है। तो ये मैं आपको थोड़े से चंद फैक्ट्स अभी आपको 1-2 बताता हूँ, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअली इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस कंपनी वर्क कैसे करती है। तो 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज। एक तो ये कि कौन बैंक बेहतर या इंश्योरेंस कंपनी, विच वन इज़ फिनेंशियली या स्ट्रॉन्गर ग्रुप। मैं ग्रुप इसलिए कह रहा हूँ कि मैं
किसी एक बैंक या एक इंश्योरेंस कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे ऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री वर्सेस बैंकिंग इंडस्ट्री दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे कर रहा हूँ, सो दैट कल जब आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोचें तो आपको ये चीज़ क्लियर हो, ठीक है। और साथ हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है, इंश्योरेंस बिजनेस मॉडल है क्या। तो स्टे विद मी, आई एम गोइंग टू टेक अ स्मॉल ब्रेक हियर, आई कम बैक आफ्टर अ ब्रेक एंड वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। किसी भी वक्त इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, टैक्स प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग, आपकी विल्स, इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू गिव मी अ कॉल। 905-607-5000 इज़ माई नंबर। फुल फ्लैज अकाउंटिंग टीम मेरे ऑफिस में है, मैं एज आपकी ओवरऑल फिनेंशियल प्लानिंग करता हूँ, उसमें इंश्योरेंसेस भी हैं, उसमें वे टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट, ये सारी बातें। और मेरे साथ मेरी टीम में इवन लॉयर्स भी अवेलेबल हैं जो आपकी विल और बहुत सारे लीगल मैटर्स में आपकी हेल्प कर सकते हैं। 905-607-5000 is my number. Stay tuned. I'll come back with after a short break. Thank you. वेलकम बैक। आपका दोस्त एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करता है। और क्विकली रीकैप कर दूं, जो दोस्त शायद अभी ज्वाइन किए हमारे प्रोग्राम को, आज हम बेसिकली दो क्वेश्चंस को थोड़ा सा एड्रेस करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मैं बता रहा था, एक क्वेश्चन ये है कि क्या बैंक के साथ इन्वेस्ट करना सेफ़ है या इंश्योरेंस कंपनी के साथ, फिनेंशियली दोनों में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सेफ़ है, स्ट्रॉन्ग है फिनेंशियली। और तो मैंने ये कहा था मैं किसी एक बैंक या किसी एक इंश्योरेंस की बात नहीं करूँगा, मैं कह लीजिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री या इंश्योरेंस कंपनीज़ का एक ग्रुप एक तरफ समझ लीजिए, दूसरी तरफ बैंक्स का एक ग्रुप कह लीजिए। तो दोनों इंडस्ट्री का आपस में एक क्विक फैक्ट्स आपके सामने एक दो रखूँगा, जिससे बात वाजे हो जाएगी कि हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन द अदर। एपरेंटली चूँकि हम सड़कों पे फिरते हैं, सारा दिन कामों में निकले होते हैं, हर दूसरे तीसरे इंटरसेक्शन पे हमें एक बैंक नज़र आ जाता है, तो हम शायद ये समझते हैं कि बैंक्स आर स्ट्रॉन्गर दैन द इंश्योरेंस कंपनीज। प्लस बैंक्स के साथ डे टू डे बैंकिंग है, उस पर हम बहुत डिपेंड करते हैं, यकीनी तौर पे हमारा उसके साथ एक एक्सपीरियंस है। हम ये समझते हैं कि शायद बैंक आर स्ट्रॉन्गर दैन द इंश्योरेंस कंपनीज। बहुत से क्लाइंट्स जब मेरे साथ कोई इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट की बात हो रही होती है, तो उनको वो अपने मुंह से कह रहे होते हैं कि वो फ़लाने के साथ ना कर लिया जाए। अक्सर हो भी जाता है और कई दफ़ा उनको कोई डिफरेंट सजेशन भी दे दी जाती है। यही हमारा काम है एज ए फिनेंशियल प्लानर, एज इनटू फिनेंशियल इंडस्ट्री। जो नॉलेज एक फिनेंशियल प्लानर या वो जो 24/7 उसी में उसकी ट्रेनिंग है या उसी इंडस्ट्री में वो बैठता उठता ब्रीथ करता है, ऑब्वियसली उस बंदे की नॉलेज एक दूसरे किसी इंडस्ट्री से वाबस्ता है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे ट्रक ड्राइवर है, फार्मासिस्ट है, कारपेंटर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है या कुछ भी है, उसकी वो नॉलेज नहीं है क्योंकि वो उसका फील्ड नहीं है। तो ये हम जा रहे थे, ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि इसको हम डिस्कस करते हैं, तो लेट्स डिस्कस दिस। आप ये सुन के हैरान होंगे कि जब पिछला ग्रेट डिप्रेशन आया, बेशुमार बैंक्स डूब गए, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज दे सर्वाइव्ड। ज़्यादा दूर ना जाइए, 2008 में अगेन नॉर्थ अमेरिका में क्लोज टू 900 के करीब बैंक्स वर एट द एज ऑफ डिफॉल्टिंग, while insurance companies had not that issue. वजह इन्वेस्टिंग मॉडल बैक एंड पे खासा डिफरेंट है और रिस्क को प्रोटेक्ट करने का
प्रोसीजर भी थोड़ा सा फ़र्क है. बट regardless how one or the other industry runs its business, historical facts, ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि जिस वक्त भी बहुत बड़ा फिनेंशियल क्राइसिस आया तो हमारा डेटा ये बता रहा है, रिकॉर्ड्स ये बताते हैं, आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इंश्योरेंस कंपनीज सरवाइव की, बैंक्स डूबे. इस वजह से इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो हमें डेटा ये बता रहा है कि दे आर सेफ़र दैन द बैंक एक्चुअली. आपको यकीनन ये सुन के थोड़ा शायद हो सकता है कि हैरत हुई हो. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको इसका और रीज़न बताता हूँ. एक चीज़ होती है बैंक ओन्ड लाइफ इंश्योरेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स, बोलाई. बैंक्स के पास जो इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोग जो पैसा डिपॉजिट उनके पास आता है, बैंक अपनी हेजिंग के लिए बी इंश्योरेंसेस एंड उसे हम बोलाई कहते हैं, BOLI, बैंक ओन्ड लाइफ इंश्योरेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो हैं, ये मिक्सचर ऑफ द टू भी हो सकता है. ये बेसिकली बैंक्स जो हैं ये इंश्योरेंस कंपनीज में रखते हैं फॉर देयर ओन पर्सनल सेफ्टी. अपना बैंक का जो सेफ्टी नेट है वो भी इंश्योरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है. तो मेरा ख्याल है ये एक फैक्ट अलोन इस चीज़ को बड़ा वाज़े कर देता है कि इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं they are very safe. I still don't want to go into that safer than the bank. Actually is the case. जैसे कि मैंने अभी बताया ग्रेट डिप्रेशन 2008 का, और इवन बैंक्स जो है वो उनके पोर्टफोलियो में बोलाई इज़ एसेट इन देयर बैलेंस शीट्स जो कि वो सेफ्टी नेट के तौर पे यूज़ करते हैं. तो मेरा ख़्याल है ये एक ख़ासा बड़ा रीज़न है कि आप कल को जब इंश्योरेंस कंपनी के साथ इन्वेस्ट करें तो यू शुड फील अ लिटिल बिट मोर कंफर्ट डूइंग दैट डिसीजन दैट यू आर गोइंग विद द इंश्योरेंस कंपनी. इसके अलावा मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके RRSP की इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो I would highly recommend going with an insurance company versus bank. एक रीज़न आज इसका टॉपिक नहीं है, आगे भी इस पे मैं एक प्रोग्राम कर चुका हूँ, कहेंगे तो दोबारा फिर कर लेंगे, लेकिन एक रीज़न क्विकली बता देता हूँ एंड देन I'll try to address the second question. वो ये है why I'm saying that you should invest with when it comes to your RRSP for example और इवन RESP, TFSA. क्यों आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ करें तो ये बात आ जाती है कि चूँकि ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री की प्रोडक्ट होगी RRSP, जब आप इन्वेस्ट करेंगे विद इंश्योरेंस कंपनी तो अपॉन डेथ माने मार्केट डाउन है, आपने 100,000 इन्वेस्ट किया हुआ था या उसकी वैल्यू फंड वैल्यू थी 100,000, मार्केट डाउन गई. अभी रिसेंटली 2020 में हमारे साथ ये हुआ है, मार्केट 30-35% नीचे गई तो माने आपका 100,000 60,000 रह गया, 65,000 रह गया. उस टाइम पे अगर किसी की डेथ होती है तो बैंक आपको फंड की एक्चुअल वैल्यू देगा विच इज़ ऑन दैट डे मे बी 35% लेस, 60,000 65,000. लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको 100,000 वापस करेगी. सो डेथ पे वो आपका अपॉन डेथ 100% ऑफ योर प्रिंसिपल इज़ सेफ. तो अगर मार्केट किसी की डेथ होती है तो मार्केट आपने लेट से 100,000 लगाया हुआ था, वो 65 इस वक्त वैल्यू है और डेथ होती है, इंश्योरेंस कंपनी आपको
फुल 100,000 पे करेगी, बैंक आपको 65 पे करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अदर रीज़न, और बाय द वे जब मार्केट सुपर है और किसी की डेथ है तो दोनों ही आपको उसकी जो उस वक्त की करंट वैल्यू है वो पे करते हैं। अच्छा, दूसरा रीज़न प्रोबेट का है। इंश्योरेंस कंपनी की स्ट्रक्चरिंग ऐसे है कि यू डोंट हैव टू गो थ्रू द प्रोबेट प्रोसेस, तो फैमिली को इमीडिएट वीक 2 वीक्स में पैसे मिल जाते हैं, वर्सेस बैंक के थ्रू इन्वेस्टिंग जो है वो आपके प्रोबेट के प्रोसेस में चली जाती है, विच कुड टेक समवेयर 3 मंथ टू कपल ऑफ ईयर्स इवन। गवर्नमेंट 1-1.5% उसके ऊपर चार्ज भी करती है। तो इस वजह से मैं जब भी इन्वेस्टिंग की बात आती है, आई प्रिफर इंश्योरेंस इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ इट्स बेटर स्ट्रक्चरिंग, बिकॉज ऑफ पास्ट record of not getting collapsed और हिट जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं एज़ कम्पेयर टू बैंक्स। तो माई बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स प्लस लीगल स्ट्रक्चरिंग, आई एम मोर लीन्ड सजेस्ट रिकमेंड द इंश्योरेंस इंडस्ट्री कि आप उसके साथ इन्वेस्ट करें वर्सेस बैंक। तो ये था मेरा फीडबैक और आंसर ऑन दिस फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ सेफर देन द अदर एंड हु शुड वी इन्वेस्ट विद। कोई भी इस पे फर्दर डिटेल क्वेश्चन के लिए यू कैन कॉल मी एट 905-607-5000। आप वॉच कर रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम वेल्थ टॉक। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई फजल वदूद। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो बेसिकली है कि एक्चुअल में जो प्रीमियम हम पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, ये वर्क कैसे करता है, इनका बिजनेस मॉडल कह लीजिए है क्या। तो इसको मिसाल देते हैं ऐसे कि माने कि आपने $10 प्रीमियम दिया। अब ये $10 जब इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंचा तो उन्होंने अपने इस $10 की इस तरह उसको डिवाइड अप किया। ऐसे समझ लें कि 10 में से $2 उन्होंने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए रखे। उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनका ऑफिस रेंट्स है, उसमें बहुत सारे ख़र्चे हैं, मशीन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये सारी चीज़ें, ऑफिस सप्लाइज़ हैं, जितने भी सिक्योरिटी है, ये जितने भी ख़र्चे हैं, ये उन्होंने आपके $10 में से मान लीजिए $2 के साथ ये अपने ख़र्चे पूरे करने हैं। बाकी बचे $8। अब क्या है, अब आप ऐसे समझ लें कि आप मिसाल के तौर पे आप 30 इयर्स ओल्ड हैं। तो अब आपके जो पैसे हैं उनके पास एक मोर्टेलिटी रिस्क का प्रीवियस एक्सपीरियंस है। उन्हें पता है कि मान लीजिए कि हर 30 इयर्स ओल्ड, बिकॉज यू आर 30 इयर्स ओल्ड, तो ये पैसा आया है 30 इयर्स ओल्ड का। तो ये जो पूल ऑफ मनी फॉर अ पीपल इन योर एज ब्रैकेट, उनका जो पैसा आया, तो उनके पास मोर्टेलिटी टेबल्स हैं, डेटा है। मैंने अर्ज़ किया ना कि इंश्योरेंस बेस ही करती है डेटा पे, इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि जी मैं अंडरराइटर था तो मेरा काम ही है डेटा को एनालाइज करना था। तो वहाँ पे होते हैं एक्चुरीज, उनके पास डेटा मौजूद है। वो ये देखते हैं कि 30 इयर्स ओल्ड मेल जो है, माने 1000 30 इयर्स ओल्ड मेल में से 2 मेल जो है वो हर 1000 में से मान लीजिए उनकी डेथ होगी, तो उनको उन्होंने पे करना है। तो एक और ऐसे ज्यूम कर लें कि अब पहले $2 उस 10 में से निकाले थे फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब अगले $2, मैं ऐसे ही राउंड नंबर्स बता रहा हूँ बेसिकली कॉन्सेप्ट। तो वो $2 उन्होंने मोर्टेलिटी रिस्क हम उसे बोलते हैं, उसके लिए एक सेपरेट बकेट में डाल दिए।
तो अब आपके जो $10 थे उसमें से $4 यूज़ हो गए, $2 फॉर देयर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पेरोल, रेंट, आपकी वहाँ पे मशीनरीज हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, बिजली, यूटिलिटी बिल्स हैं, सारा कुछ। तो $2 उधर गए। $2 मोर्टेलिटी रिस्क के लिए साइड पे रख दिए कि अब जो 30 ईयर्स ओल्ड हैं, आपने पैसे दिए, आपके उस सेपरेट पूल ऑफ 30 ईयर्स ओल्ड के जो हैं उसमें वो $2 डाल दिए, बाकी बचे $6। ये $6 उठा के एक बहुत बड़ा पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट मनी है उसमें डाल दिए गए। यूजुअली वो जो पूल ऑफ इन्वेस्टिंग के लिए जो मनी है दैट इज़ इन बिलियंस, नॉट इन मिलियंस, इन बिलियंस। अब उस पूल में वो पैसा डाला गया, अब वो पैसा इन्वेस्ट होके ग्रो करता है। अब जब ग्रोथ हुई तो साल का एंड आ गया। हर साल के एंड पे एक्चुरीज एंड देयर इंटरनल जो कॉर्पोरेट एक्चुरीज होते हैं वो सारे बैठ के वैल्यूएशन करते हैं कि हमने लाइक एनी बिजनेस हमने क्या इन्वेस्ट किया, क्या लूज़ किया, क्या कमाया, क्या खर्चे हैं। बिल्कुल उसी तरह उस किसी भी बिज़नेस में आप एक मान लीजिए एक रेस्टोरेंट ओनर हैं, तो आप कहते हैं कि ये मेरा रेस्टोरेंट है, इसका रेंट है, इसमें खाने पीने की चीज़ें आती हैं जो कुक होती हैं, मेरा स्टाफ है, उसका पेरोल है, लाइट्स ऑन हो रही हैं, सिक्योरिटी है, सफाई का खर्चा है। ये सारे आप एज रेस्टोरेंट ओनर आप ये खर्चे सारा साल काउंट करते हैं, पेरोल ये वो, और फिर देखते हैं कि साल के एंड में कि जी आपने इतने पैसों की सेल की, इतने पैसे आए, इतना खर्चा हुआ, एंड में ये प्रॉफिट बचा। उसी तरह इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो ये देखती है कि जी हमारे पास इतने पैसे आए, इतने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चले गए, इतने हमने क्लेम पे किए, डेथ क्लेम, क्रिटिकल इलनेस क्लेम, डिसेबिलिटी क्लेम, जो भी क्लेम्स हैं वो पे किए, बाकी जो बचा था वो हमने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टेड के मनी के ऊपर हमें रिटर्न क्या आया। अब जब वो अपना रिटर्न देखते हैं तो पता चला कि वो प्रॉफिट में है। अब जब वो प्रॉफिट में है तो फिर वो प्रॉफिट वो डिविडेंड की शक्ल में, अगर आपका प्लान वो है कि जिसमें आपका पैसा कुछ इन्वेस्ट हो रहा है और कुछ आपके रिस्क की तरफ जा रहा है, तो आपको भी डिविडेंड मिला, आपकी पॉलिसी में डिविडेंड लग गया। या आपकी ये भी चॉइस हो सकती है कि वो डिविडेंड मुझको एनुअल बेसिस पे दे दिया जाए और वो आपकी पॉलिसी में जाके फिर से री इन्वेस्ट हो जाए, ताकि आपको कंपाउंडिंग के साथ फ्यूचर में एक अच्छी कैश वैल्यू बन जाए जो कि आप अपनी रिटायरमेंट के तौर पे यूज़ कर सकें। तो दिस इज़ हाउ लाइक एनी अदर बिजनेस इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अपने मंथली और एनुअली एंड डेली खर्चे करती है, जिसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। उसके ऊपर उसकी मोर्टेलिटी, क्योंकि उसने वादा किया है क्लेम पे करने का, क्योंकि इसके लिए आपने उन्हें पे किया है और आप जैसे मिलियंस ऑफ लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी को पे किया हुआ है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अपने प्रॉमिस को कीप करने के लिए बेस्ड ऑन देयर मोर्टेलिटी रिस्क टेबल्स, प्रोजेक्शंस हैं बेस्ड ऑन पास्ट हिस्ट्री कि 30 ईयर्स ओल्ड 1000 में से 2 डेथ होंगी, से 80 ईयर्स ओल्ड 1000 में से हो सकता है 100 डेथ हों। तो इस तरह हर पूल का उन्होंने अपना डेटा की बेस पे रिज़र्व रखा हुआ है टू पे ऑफ द डेथ क्लेम और अ डिसेबिलिटी क्लेम और अ क्रिटिकल इलनेस क्लेम। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती हैं। इंश्योरेंस कंपनी
का जॉब और उसका बिजनेस ही ये है कि इन सारे रिस्क की जो फिनेंशियल इम्पैक्ट है, जो दुनिया से चला गया कोई रोक नहीं सकता, मगर उसकी फैमिली को जो इम्पैक्ट है, उसका जो फिनेंशियल लॉस है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड द इंश्योरेंस कंपनी हेल्प्स दैट फैमिली टू सॉर्ट ऑफ वो जो फिनेंशियल रिस्क है उससे बचाने के लिए एक हेजिंग प्रोवाइड करती है। तो मोर्टेलिटी के पैसे उन्होंने अलग रखे हुए हैं क्लेम पे करने के लिए, और बाकी को वो इन्वेस्ट करते हैं एंड दे मेक मनी with that money, and then they keep that money for themselves, plus they pay it back in the form of dividend. I hope आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी कि इंश्योरेंस बिजनेस बेसिकली बैक एंड पे काम कैसे करता है, और ये कि हम कैसे इस चीज़ का यकीन रखें कि वक्त पे क्लेम पे हो जाएगा। तो उसका जवाब यही है कि एक बड़े डिसिप्लिन के साथ, एक बड़ी लॉजिकल प्लानिंग की बेस पे इंश्योरेंस कंपनीज और उनके क्वालिफाइड एक्चुरीज जो हैं वो डे इन डे आउट ऑन अ डेली बेसिस बैठ के उसको प्रॉपरली प्लान करते हैं कि जो $1 आप उनको भेजते हैं उसको कितनी स्किलफुली अपने एक्सपेंसेस को कम रखते हुए, मोर्टेलिटी टेबल को जेन में, या मॉर्बिडिटी, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, मॉर्बिडिटी टेबल क्या है? डेथ को हम कहते हैं मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी है जब कोई डिसेबिलिटी हो जाए, कोई हेल्थ इशू आ जाए, क्रिटिकल इलनेस वगैरह। तो इनका जो डेटा है उस टेबल, उसे हम टेबल बोलते हैं। टेबल, उसमें हमारे पास प्रोजेक्शंस हैं कि इस एज के लोग एक साल में, आने वाले साल में जब वो इस एज में पहुंचेंगे इतने की डेथ होगी। नॉर्मली 1000 का ब्लॉक होता है, 1000 में से 2, 3, 4, 5 जो भी हमारे पास बेस्ड ऑन एज पास्ट का डेटा बता रहा होता है। तो वो हमने जो है वो एक जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इंश्योरेंस कंपनी है उस प्रोजेक्शन के हिसाब से वो कहते हैं कि इतने क्लेम्स हमारे पास आने हैं, उसके लिए पैसा अलग रखना है। और फिर क्या है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट का इदारा ऑस्फी, ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, वो सुपरवाइज कर रहा होता है। वो मेक श्योर करता है, हर 3 महीने बाद ऑडिट करता है टू मेक श्योर कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो उसके एक्चुरीज हैं, वो जितना रिज़र्व रखना ज़रूरी है उतना रिज़र्व रख भी रहे हैं कि नहीं रख रहे। तो ये वॉच जो क्रॉस चेक है, द वॉच डॉग इज़ ऑस्फी, और ये बड़ा ही अच्छा स्ट्रक्चर है हमारे मुल्क कनाडा में टू इंश्योर कि जिस तरह मॉडल बनाया गया है वो सिर्फ किताबों में और कागज़ों में ना हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। वाई कि कल जब आपको या मुझे क्लेम का वक्त आए तो ऐसा ना हो कि हमारे जो पैसे हैं वो एक जस्ट एक सियासी पॉलिटिकल किस्म का, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस अक्सर करते हैं, एक पॉलिटिकल सा प्रॉमिस हो। नहीं, एक प्रॉपर सॉलिड प्लान हो, सॉलिड उसके पीछे कमिटमेंट और फर्म एक फंड एलोकेटेड हो, ताकि फैमिलीज़ को फिनेंशियली इस हार्डशिप से निकाला जाए। और अगर आप गौर करें तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री इकॉनमी में बैक बोन की हैसियत रखती है दोस्तों। एंड वाई इज़ दैट? आप खुद ही गौर कीजिए, क्या डेथ नहीं होती, क्या लोग बीमार नहीं पड़ते? अक्सर मैं डेटा आपको शेयर करता रहता हूँ कि बिफोर रीचिंग एज 65, 6 or 7 पीपल मे फेस क्रिटिकल इलनेस और डिसेबिलिटी, और अगर डेथ को भी डाल दें तो ये कोई 8 out of 10 बन जाता है। तो अगर इतने ज़्यादा लोग बिफोर रीचिंग एज 65 बीमार पड़ते हैं, बीमारी 1-2 साल की हो सकती है,
और फिर भी बीमारी के बाद रिकवर करके भी वो फुल कैपेसिटी वर्क कैपेसिटी पे नहीं जाते और डेथ होती है। तो अगर एक फैमिली का इनकम अर्नर की डेथ हो जाती है, ऐसे बंदे की डेथ हो जाती है जिसके पेरेंट्स भी अभी हैं और यंग फैमिली वाइफ एंड बच्चे भी हैं, तो आप गौर करें वो बंदा, हम उसे कहते हैं सैंडविच जनरेशन। वो जो सैंडविच जनरेशन के लोग हैं उनके ऊपर कितने लोग डिपेंड कर रहे हैं। अब अगर ये बंदा दुनिया से चला जाता है मगर इंश्योरेंस कंपनी का चेक आ जाता है, तो उस पे जो डिपेंडेंट है, चाहे वो ओल्ड पीपल हैं चाहे यंग हैं जिन्होंने कल इंडस्ट्री और कम्युनिटी में जाके, नॉट कम्युनिटी, वेल कम्युनिटी भी कह सकते हैं, मगर कम्युनिटी में या इकोनॉमी में जाके जिन्होंने कंट्रीब्यूट करना है। अभी तो वो पढ़ रहे थे, अभी उनकी एजुकेशन होनी थी, लेकिन इनकम अर्नर चला गया है। वो तो चला गया, जाने वाले को तो मैंने अर्ज़ किया कोई रोक नहीं सकता, मगर उसका जो फिनेंशियल इम्पैक्ट है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, रिप्लेस कर देती है। अब इस फैमिली के जो यंगस्टर्स हैं वो अपनी फिनेंशियल, अपनी एजुकेशन को कैरी ऑन करते रहेंगे डिस्पाइट मिसिंग देयर फादर और अ मदर और अ इनकम अर्नर ऑफ द फैमिली, और उनको जो फिनेंशियल हार्डशिप है उससे वो बच जाएंगे। कम्युनिटी में, सोसाइटी में, कंट्री में फिनेंशियल इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ करके आपका कंट्री, आपकी इकोनॉमी उसी तरह चलती रहेगी। बिकॉज बच्चों की एजुकेशन पे इम्पैक्ट नहीं आया, दूसरी तरफ बूढ़े जो हैं जो अपने बच्चों पे डिपेंड कर रहे थे उनका भी बुढ़ापा, उनकी भी डिग्निटी जो है मेंटेन्ड है, चाहे जाने वाला चला गया। और अगर हम 1 मिनट के लिए लाइफ इंश्योरेंस को निकाल के पीएनसी की बात करें तो उसमें भी आप देख लीजिए, फायर इंश्योरेंस, इतनी जंगल फायर्स होती हैं और उसमें, और या फ्लड्स में और बहुत सारी चीज़ों में इंश्योरेंस इंडस्ट्री पेज क्लेम, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर का जो फिनेंशियल लॉस है उसको इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो एब्जॉर्ब करती है। तो इंश्योरेंस इज़ डेफिनेटली बैकबोन, और यही वजह है कि हैविंग अ प्रॉपर इंश्योरेंस इज़ मस्ट। अपनी इंश्योरेंस, आपके फिनेंशियल प्लान, आपकी इन्वेस्टिंग, इस बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, गिव मी अ कॉल 905-607-5000. If you already have a plan, there is no harm in getting it double checked. हम मिसाल ले लीजिए, डॉक्टर के पास जाना है, अगर आपके पास चॉइस हो डॉक्टर वर्सेस स्पेशलिस्ट, तो आप स्पेशलिस्ट के पास जाना प्रेफर करेंगे। 28 इयर्स के इस लंबे एक्सपीरियंस में, जहां 23 इयर्स ऑफ माय फर्स्ट 75% ऑफ माय कैरियर, फर्स्ट हाफ से ज़्यादा जो कैरियर है उसमें मैंने अंडरराइट किया है अपने हाथों से, बेशुमार पॉलिसीज़ अप्रूव की हैं। एक टाइम 10 साल का ऐसा आया जिसमें 300 to 400 डेली मेरी टीम और मैं, हम उनको पॉलिसीज़ को रिव्यू करते थे, अप्रूव करते थे, डेली बेसिस पे क्लेम पे करते थे। हर 1 घंटे में मेरी कंपनी एक क्लेम पे किया करती थी जिसको हम लोग रिव्यू करते थे। तो मैंने अपनी आंखों से, अपने हाथों से पॉलिसीज़ बनाई, अप्रूव की, क्लेम पे किए। मुझे पता है कि जब कोई चला जाता है तो वो जो क्लेम का चेक है वो उस फैमिली के लिए ऑक्सीजन जितना ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए हमेशा कहता रहता हूँ कि आपकी इंश्योरेंसेस, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका पूरा एक फिनेंशियल प्लान, रिटर्न प्लान होना बहुत ज़रूरी है। मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको ब्लैक एंड वाइट आपका रोड, फिनेंशियल रोड मैप बना के दूंगा। आई कॉल इट अ फिनेंशियल रोड मैप, कि यहाँ खड़े हैं, कैसे उस किनारे तक आपने पहुँचना है। वो किनारा क्या है? बच्चों की एजुकेशन, मॉर्गेज, लोन आपने पे ऑफ करने हैं, रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, और बाद में जो कुछ आपने सारी लाइफ में बनाया है
वो कैसे नेक्स्ट जनरेशन को टैक्स एफिशिएंट वे में ट्रांसफ़र करना है। ये सारा कुछ हम प्रोवाइड करते हैं एट इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज। नंबर बड़ा आसान 905-607-5000। कॉल कीजिए, मिलिए, नो ऑब्लिगेशन, चेक कीजिए, बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम। जो चीज़ वक्त पे कर ली वो हो गई, जिसको थोड़ा सा सुस्ती हुई सम टाइम फिर टाइम नहीं मिलता। दुआ यही कि ऊपर वाले से कि ऊपर वाला आप पे आसानियाँ रखे, जहाँ पे हैं अपने फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम और आबाद रहें। ऊपर वाला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक भी अता फरमाए। हमें दुआओं में याद रखें, हम आपके लिए दुआ गो हैं। हाजिर होऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।